हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करेंगे बिहार एसआई प्री के मॉक टेस्ट का सेट नंबर 10। अगर आपने इससे पहले के बाकी के सेट्स को नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। इस सेट में हम लोग 50 MCQ रोज़ाना डिस्कस करते हैं रात को 8 बजे, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं डेली। पूर्णतः बीपीएससी के पैटर्न पे सारे क्वेश्चंस को अरेंज किया जाता है, तो बिल्कुल एग्जाम्स वाली फीलिंग आएगी। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और बताइए कि आउट ऑफ 50 से आप कितना स्कोर कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बात कर लेते हैं कि कल का होमवर्क आपका क्या रहने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, फिजिक्स में मैं आपको दे रहा हूं जो कि लास्ट टॉपिक है, उपकरण और आविष्कारक। पेज नंबर लूसेंट सब्जेक्टिव 215 को देखेंगे। टॉपिक वाइज में एक दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। और इस पर मैंने 2 अलग से वीडियो बना रखा है, 2 सेपरेट वीडियो, आप उसको देख सकते हैं चैनल पर, आप सर्च कर लीजिएगा। ठीक है। पॉइंट थर्ड में अगर बात करें तो करंट अफेयर्स में मार्च 2021 को दे रहे हैं, आप इसको अच्छे से रिवीजन करेंगे। और अब हम इसके आगे भी बढ़ेंगे, जो कि ठीक है। तो आप इतना पहले अच्छे से करंट को कवर करें। मैं आपको करंट कहाँ से बोल रहा हूँ, जून 2020 से लेकर के आप मार्च तक कंप्लीट करके रखें। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इस यहाँ तक तो आपको करंट अफेयर्स अच्छे से कवर होना ही होना चाहिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। विकास कुमार जी, अगर आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ आप कमेंट्स कर रहे हो, आप अपने रिप्ले को देख नहीं रहे हो कि क्या आपने कमेंट्स किया हो, क्या उसका रिप्ले आया कि नहीं। मैं आपके हर कमेंट्स को रिप्ले कर रहा हूं, लेकिन आप रिप्ले नहीं देख रहे हो। तो आप जितने भी कमेंट्स कर रहे हो और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपना नंबर ही शेयर कर दीजिएगा, हम कॉल कर लेंगे। ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ओंकेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा नर्मदा नदी। ओंकेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी। सेकेंड क्वेश्चन से कह रहा है कि भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है, तो राइट आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। हम यहाँ पे क्लियरली पढ़ सकते हैं कि उत्तरी भारत में जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वो 3 मुख्य नदियों द्वारा लाई जाती है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। यह मिट्टी राजस्थान के उत्तरी भाग, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा असम के आधे भाग में पाई जाती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन और पोटास की मात्रा कम होती है, लेकिन फास्फोरस और ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। तो इतनी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार होते हैं, एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी और एक नई जलोढ़ मिट्टी, जिनको हम लोग किस नाम से जानते हैं तो उसको भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए खान बापू आप याद रखेंगे। ठीक है, खान बापू। और इसको किस तरह से याद रखेंगे, जो खादर होता है वो नई जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं, खाद से खादर और न से नई जलोढ़ मिट्टी। और बांगर जो होता है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। तो आई होप कि आपका ये डाउट्स भी क्लियर हो गया होगा। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाया गया था। तो बताइए कि पहली बार जनगण मन जो गान, राष्ट्रीय गान गाया गया 1911 में, कहाँ पे, तो ये कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि कलकत्ता जो 1911 में अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता वी.स. नारायण धर ने किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित ये राष्ट्रगान है। ठीक है। पहली बार कब गाया गया, 27 दिसंबर 1911 को। सर्वप्रथम तत्वबोधिनी पत्रिका में 1912 में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से जो कि ये प्रकाशित हुआ था, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है। बताइए कि फ्रेंड्स द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राम मनोहर लोहिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था कौन सा अखबार, तो यहाँ पे सही आंसर होगा लीडर। ठीक है। लीडर जो समाचार पत्र था, इसके संपादक कौन थे, तो आपको पता होगा मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट पॉइंट है कि अम्नेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है। अम्नेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है, तो सही आंसर होगा लंदन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो बताइए कि यहाँ पे कौन सही तरीके से सुमेलित नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, रेड क्रॉस की अगर हम बात करें तो बिल्कुल सही है, जिनेवा में इसका मुख्यालय। अरब लीग का मुख्यालय काहिरा में। नाटो का मुख्यालय यहाँ पे गलत है। नाटो का मुख्यालय जो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है, तो यहाँ पे ये पॉइंट्स गलत होता है। जबकि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसका मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी, बिल्कुल सही है। तो गलत यहाँ पे ऑप्शन सी किया गया था। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। क्या ये सही है? जी नहीं फ्रेंड्स, ये पॉइंट गलत है। आईएमएफ का मुख्यालय, जिसको हम लोग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से जानते हैं, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में पड़ता है। ये पॉइंट गलत है।
सेकेंड पॉइंट है कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्यों की संख्या 189 है। ये पॉइंट भी गलत है, क्योंकि वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 190 हो चुका है। एक नया सदस्य जो कि जुड़ा था एंडोरा, तो 190 टोटल सदस्य हो चुके हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे सही क्या हुआ, कोई भी सही नहीं है, इसलिए हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ना ही 1 और ना ही 2। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी। ये क्वेश्चंस बिहार एसआई मेंस में पूछा गया था इस बार, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक्चुअली ऑप्शंस में वहाँ पे शिशिर कुमार घोष नहीं था, तो ध्यान रखिएगा, मोतीलाल घोष 2 भाई थे और इन दोनों भाइयों ने मिलकर के अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। शिशिर कुमार घोष यहाँ पे फिलहाल करेक्ट आंसर हो जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, कल की जो मैंने ये क्वेश्चन पूछा भी था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है। बताइए कि पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पोस्ट ऑफिस के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है कि सोलैक्सो क्या होता है। बताइए कि सोलैक्सो होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोलैक्सो की अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी को यहाँ पे टिक करेंगे, सौर रिक्शा। ठीक है, चलिए इससे देखिए जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि अक्टूबर 2008 को कार्बन रहित शहरी परिवहन की दिशा में दिल्ली की मुख्यमंत्री जो शीला दीक्षित थी, उनके द्वारा सौर इलेक्ट्रिक रिक्शा की शुरुआत की गई थी। इसी रिक्शे को नाम दिया गया था सोलैक्सो। ठीक है, सोलैक्सा यहाँ पे सोलैक्सो कह सकते हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा सौर रिक्शा। तो ये पूछा जाता है अक्सर कि सोलैक्सो क्या है, तो या फिर सोलैक्सा, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही है। अच्छे से तीनों पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि कौन सही है। तो देखिए, टाका जो तार होता है वो किसका मिश्रण होता है, सीसा और टीन का मिश्रण होता है, बिल्कुल सही है। स्टेनलेस स्टील की बात करें तो आयरन, निकिल और क्रोमियम, इन तीनों का मिश्रण है, ये भी सही है। सोल्डर जो कि बहुत बार पूछा जाता है, सोल्डर मिश्रण है टीन और सीसा का, तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि तीनों के तीनों यहाँ पे अच्छे तरीके से मैच किया गया। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि इस्पात के संदर्भ में विचार करें। यानी कि यहाँ पे इस्पात में कार्बन की जो प्रतिशत होती है कितनी होती है, ये आपको बताना। तो ध्यान रखिएगा, इस्पात में कार्बन की प्रतिशत 0.1% से लगभग 2% तक होता है, यानी कि सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट पॉइंट, एनकोना किसकी नस्ल है। एनकोना जो किसकी नस्ल है, नस्ल पे मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से वीडियो बनाया है, बहुत ही गजब की। अगर आपने उस वीडियो को देख लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा नस्ल से संबंधित, तो आप देख लीजिएगा। तो नस्ल जो है यहाँ पे अगर बात करें एनकोना, ये मुर्गी की नस्ल है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि आँख के निकट दृष्टि दोष को निम्न के प्रयोग से दूर किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं इसके उपचार के लिए। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना इंगित करता है। वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना जो है वो क्या इंगित करता है। वायुमंडलीय दाब का अगर अचानक गिरना जो होता है वो तूफान आने की संकेतक होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट कि खतरे के सिग्नल या फिर संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्यों। तो खतरे के संकेतक के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं, क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। देखिए, प्रकीर्णन का अगर अर्थ हम लोग अच्छे तरीके से समझे तो प्रकीर्णन का अर्थ होता है छितराना, प्रकाश का छितराना, जिसको हम इंग्लिश में स्कैटरिंग कहते हैं। ठीक है, तो लाल रंग का जो प्रकाश है वो काफ़ी कम छितराता है, यानी कि प्रकीर्णित करता है। इस वजह से इसको हम लोग लाल प्रकाश को संकेतक के रूप में, खतरे के संकेतक के रूप में यूज़ करते हैं, ताकि ये दूर तक जाए। और दूर तक जाने का मतलब कि इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। ठीक है, इस वजह से करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया, पढ़ सकते हैं कि किसी रंग का प्रकीर्णन उसकी तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है, यानी कि जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका प्रकीर्णन जो कि कम होगा। यही होता है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, इसका प्रकीर्णन कम होता है, और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए उसका तरंगदैर्घ्य कम होता है। ठीक है, आकाश का रंग सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही नीला दिखाई देता है, और यही कारण होता है कि समुद्र का पानी भी प्रकीर्णन के कारण ही नीला दिखाई देता है। चलिए फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तापमान को कितना कम कर देने पर सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा -273 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रेटिनिज्म निम्न ग्रंथि के अल्प स्राव से होता है। देखिए, इंग्लिश में क्रेटिनिज्म जो होता है, एक्चुअली पेपर में आपको जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इंग्लिश वाला वर्ड ही देखने को मिलेगा, क्रेटिनिज्म, लेकिन हिंदी में इसको जड़ मानवता कहते हैं। इसका सीधा संबंध होता है थायराइड ग्रंथि से। ठीक है, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि अति चालक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
और हाल ही मैंने आपको पढ़ने के लिए दिया था अति चालकता। तो देखिए अगर हम यहाँ पे सही आंसर देखें कौन सा कथन सही है, तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं, अति चालकता किसी पदार्थ के विद्युत प्रतिरोध से संबंधित होता है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है फ्रेंड्स कि अति निम्न जो अति चालकता होता है, अति निम्न ताप पर कुछ पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध जो कि शून्य हो जाता है, इसी को अति चालक कहते हैं और ये प्रक्रिया अति चालकता कहलाता है। ठीक है, इसकी जो खोज की गई थी 1911 में कैमरलिंग ओन्स के द्वारा की गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन, जो कि दोनों के दोनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे। दोनों 1 और 2 बिल्कुल सही है। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, बताइएगा कि पारा जो है वो कितने टेम्परेचर पर अति चालकता के गुण को प्रदर्शित करता है? जल्दी से कमेंट्स करके बताइएगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विकसित देश का प्रथम प्राकृतिक पेंट कौन सा है? तो प्राकृतिक पेंट की अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर होगा खादी प्राकृतिक पेंट, इसका नाम रखा गया। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। खादी प्राकृतिक पेंट एक गैर विषैले पर्यावरण के अनुकूल पेंट है जिसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगस गुण है। यह अपनी तरह का पहला उत्पाद है। खादी प्राकृतिक पेंट को मुख्य घटक के रूप में गोबर से विकसित किया गया था। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। और आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा पॉइंट बता दूं, अगर हम यहाँ पे बात करें कि खादी और ग्रामोदय उद्योग की आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो ये अधिनियम 1956 के तहत स्थापना 1957 में की गई थी। ठीक है, 1956 अधिनियम के तहत 1957 में की गई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नासा द्वारा प्रक्षेपित विश्व के शक्तिशाली रॉकेट का नाम क्या है? नासा द्वारा प्रक्षेपित विश्व के शक्तिशाली रॉकेट का नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाता है स्पेस लॉन्च सिस्टम। ठीक है, स्पेस लॉन्च सिस्टम इसका नाम रखा गया। नेक्स्ट प्रश्न की देश की प्रथम हॉट एयर बैलून सफारी का शुभारंभ किस टाइगर रिजर्व में किया गया? देश की प्रथम हॉट एयर बैलून सफारी का शुभारंभ किस टाइगर रिजर्व में किया गया? तो मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में किया गया। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगर पूछ ले आपको कि बांधवगढ़ जो बाघ अभ्यारण्य है वो किस पहाड़ी में स्थित है, तो ये पूर्वी सतपुड़ा पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है। और अगर हम बात करें कि ये सदाबहार साल वन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 17 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 17 अप्रैल को विश्व भर में विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। एड्स दिवस आपको पता है 1 दिसंबर। विश्व कैंसर दिवस कब होता है? कैंसर दिवस जो होता है वो 4 फरवरी को मनाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें कि इस वर्ष का थीम क्या रहा, यानी देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो एक चीज़ बता दूं कि 2019 से लेकर के 2021 तक का थीम इसका यही था। ठीक है, इसका थीम क्या था? आई एम, ठीक है, आई एम एंड आई विल, ये ध्यान रखिएगा, आई एम एंड आई विल, ये इसका थीम रखा गया था 2019 से लेकर के 2021 तक, यानी कि 3 सालों के लिए। विश्व टीबी दिवस कब मनाता है? 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष यानी कि 2021 का थीम क्या था? द क्लॉक इज टिकिंग। ठीक है, द क्लॉक इज टिकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने? यानी कि 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कौन बने? तो ध्यान रखिएगा, सुनील अरोड़ा के स्थान पर इन्होंने स्थान ग्रहण किया सुशील चंद्रा। ठीक है, ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। पहले ये सीबीडीटी के पूर्व चेयरमैन थे, जो कि अब सुनील अरोड़ा के स्थान पर इनको 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया। और आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, याद रखिएगा। और इनका कार्यकाल 2022 तक होगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा तत्व पौधों में पानी और कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाता है? कौन सा तत्व पानी और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, बोरॉन। नेक्स्ट प्रश्न, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? तो करेक्ट आंसर है माही नदी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? ये जो विचार दिया गया था एम.एन. राय के द्वारा। तो ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कि दिल्ली के किस महान शासक को राय पिथौरा भी कहा जाता था? राय पिथौरा, तो पृथ्वीराज चौहान जो इनको राय पिथौरा के नाम से भी जाना गया। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दक्षिण भारत के मैनचेस्टर के रूप में कोयम्बटूर को जानते हैं।
कानपुर जो होता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर, और अहमदाबाद जो होता है पूर्व भारत का मैनचेस्टर। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? कल की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर आपने कल की वीडियो देखा होगा तो थोड़ा सा जानकारी आपको होगा ही होगा। तो स्वराज पार्टी के संस्थापक के रूप में मोतीलाल नेहरू और CR दास हम यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। और अगर हम बात करें कि इसके अध्यक्ष कौन थे और सचिव कौन थे, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बनता है। तो CR दास जो थे वो अध्यक्ष थे, जबकि मोतीलाल नेहरू जो थे वो इसके महासचिव थे या फिर सचिव कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि वर्ष 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, कलकत्ता से। एक छोटा सा क्वेश्चन बताइए कमेंट्स करके कि इंडियन मिरर जो अखबार है इसके प्रकाशन यानी कि इसके संपादक कौन थे, कमेंट्स करके आपको ये चीज़ बताना है। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए एक प्रबल रूप से वकालत की थी? प्रबल रूप से वकालत की थी, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हुआ? ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जाने माने भारतीय कवि गीतकार गुलजार के जीवन पर लिखी गई बुस्कियाना नई हिंदी पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? किसके द्वारा प्रकाशित की गई? ध्यान रखिएगा, गुलजार के जीवन पर आधारित है बुस्कियाना, पूछा जा सकता है। तो ये जो प्रकाशन किया गया किसके द्वारा? तो राधा कृष्ण प्रकाशन के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया, प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व मधुमेह दिवस 2020 का विषय क्या? सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि विश्व मधुमेह दिवस मनाया कब जाता है? तो 14 नवंबर को। ठीक है, 14 नवंबर को। और कब से मनाया जा रहा है? तो ये भी ध्यान रखिएगा 1991 से ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो इस वर्ष का थीम क्या है? द नर्स एंड डायबिटीज़। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए ये इस वर्ष का मतलब कि 2020 की बात की जा रही है। नवंबर में मनाया था, अभी तो नवंबर नहीं आया ना, तो 2020 की बात की जा रही थी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी? राय रायन की उपाधि किसको दी गई थी? रामचंद्र देव। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, रामचंद्र देव। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अमृतसर की नींव रखी? अमृतसर की नींव किसने रखी थी? तो सिखों के चौथे जो गुरु थे गुरु रामदास ने रखी थी। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि समुद्र में पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? कौन सी विधि अपनाई जाती है? वाष्पीकरण की विधि को अपनाते हैं, बी करेक्ट होगा। किस गवर्नर जनरल के समय में भारतीय भाषा प्रसार अधिनियम समाप्त किया गया? भारतीय भाषा प्रसार अधिनियम को समाप्त किया गया था। तो एक्चुअली अगर हम बात समझे इसका मतलब क्या हुआ, भारतीय भाषा प्रसार अधिनियम, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया गया था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने किया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि भारतीय भाषा प्रसार अधिनियम 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा पारित किया गया था, जबकि इस घृणित अधिनियम को 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा रद्द किया गया था। ठीक है, और भारतीय समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी गई थी। तो ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने, एक तो पारित किसने किया और एक रद्द किसने किया। तो ये अक्सर इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अच्छे से पढ़िए चारों पॉइंट्स को और बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है। पहला पॉइंट कह रहे हैं कि अनुच्छेद 21 का क जो है इसका संबंध शिक्षा के अधिकार से, जो कि बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिएगा 21 के क की बात की जा रही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2008 में संसद ने पास किया था। ठीक है, अगला पॉइंट है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है, बिल्कुल सही है। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 86वें संविधान संशोधन को पास कर बनाया गया था। तो यहाँ पे हमने पॉइंट्स बी जो देखा था ये पॉइंट्स गलत है। क्यों? क्योंकि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध 2002 से होता है। ठीक है ना, 2002 से होता है, ना कि 2008 से। इस वजह से हम कह सकते हैं ये पॉइंट्स हमारा गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपने अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। पृथ्वी का वह हिस्सा जहाँ जीवन यापन होता है किस रूप में जाना जाता है? पृथ्वी का वह हिस्सा जहाँ पर जीवन यापन होता है उसे हम लोग किस रूप में जानते हैं? जीवन यापन होता है वहाँ पे जीवमंडल कहते हैं, सी करेक्ट है। अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त जो लिपियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त जो लिपियों का प्रयोग किया गया वो कौन कौन सी लिपियाँ? तो ब्राही, खरोष्ठी, अरमाइक और ग्रीक, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन सी।
नेक्स्ट प्रश्न है कि बाबर और अफगानों के बीच घाघरा का युद्ध कब हुआ था। बाबर और अफगानों के बीच घाघरा का युद्ध कब हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 1526 में पानीपत का युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, चंदावर का युद्ध जो हुआ था 1528 में हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे, और 1529 ईस्वी में जो हुआ था वो हुआ था घाघरा का युद्ध। ठीक है, तो घाघरा का युद्ध यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे 1529 में, और 1530 में बाबर की मृत्यु भी हो गई थी। नेक्स्ट देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, गोदावरी, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अच्छा गोदावरी की अगर बात कर ही रहे तो गोदावरी के बारे में आपको एक चीज़ बता दूं, गोदावरी जो है वो कहाँ से निकलता है, पश्चिमी घाट में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलता है, और महाराष्ट्र के नासिक जिले में हम कह सकते हैं यहीं से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। अच्छे से चारों पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, अगर पहला पॉइंट की हम बात करें, गेहूं की फसल के लिए एक सीजन में 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की ज़रूरत होती है, तो ये काफ़ी हद तक बिल्कुल सही है कि 25 से 75 सेंटीमीटर गेहूं की फसल के लिए आवश्यकता होती है। गुजरात भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ये तो बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ये भी सही है। तंबाकू के उत्पादन के लिए 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, ये पॉइंट देखिए गलत किया गया, क्योंकि अगर हम बात करें तंबाकू, तो तंबाकू के उत्पादन के लिए जो टेम्परेचर अगर हम बात करें तो वहाँ से कह सकते हैं कि 18 से करीब 40 डिग्री के बीच ये टेम्परेचर जो होता है वो बिल्कुल सुटेबल माना जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि गलत तरीके से मैच किया गया। अगला पॉइंट करें कि जनजाति और देश के साथ मैच कीजिए। जनजाति और देश के साथ मैच करना, देखिए एक्सिमो की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सिमो जनजाति कनाडा के साथ संबंध होगा। मसाई जनजाति की बात करें तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा बी का 4 के साथ। ठीक है, तंजानिया और केन्या ये सब जो जगहों पे पाई जाती हैं, तो बी का 4 के साथ। तो ए का 3 और बी का 4 कहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन सी तो करेक्ट आंसर हो जाता है। बद्दू की बात करें तो ये सऊदी अरब के साथ, और बुशमैन जो कि बहुत बार पूछा जाता है बोत्सवाना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक गर्म सागरीय जलधारा है, बताइए गर्म सागरीय जलधारा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट क्या होगा, गर्म सागरीय जलधारा जो है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है वो एक प्रकार की गर्म सागरीय धारा है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई, वेगुएला और पेरू ये सभी के सभी एक ठंडी जलधारा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश स्थल बाधित है। स्थल बाधित का मतलब कि उसका जो सीमा है वो समुद्र के साथ नहीं है, यानी कहने का मतलब सिंपल से भाषा में लैंड लॉक्ड जो कंट्रीज है वो आपको बताना है। तो देखिए अफगानिस्तान, हंगरी और स्विट्जरलैंड ये सभी के सभी कह सकते हैं कि लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ है, जबकि मलेशिया समुद्र से घिरा हुआ है। तो 1, 2 और 4 यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। पढ़ सकते हैं कि अफगानिस्तान, हंगरी और स्विट्जरलैंड स्थल बाधित है, जबकि मलेशिया जो है ये स्थल बाधित नहीं है, इसके चारों तरफ से समुद्र घिरा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित देशों में से किस एक को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। यूरेनियम सिटी, तो यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय कनाडा को जाता है, कनाडा ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। अच्छा एक क्वेश्चन बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, कनाडा की राजधानी क्या है, कितने लोगों को पता है, कमेंट्स कीजिएगा। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता है ढूंढकर कमेंट्स करेंगे, लेकिन सभी को पता होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछें। बीमारी पता करने के लिए MRI जो यूज़ किया जाता है, MRI टेस्ट होता है, तो बताइए कि MRI का मतलब क्या है, MRI का फुल फॉर्म क्या होता है। MRI का फुल फॉर्म मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को कवर किया। जल्दी से कमेंट्स करके बताइए कि आउट ऑफ 50 के आपकी स्कोरिंग क्या रही। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो बस आपको पता है क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्यूज का क्वेश्चन ये रहा कि सैंडलर आयोग का संबंध किससे था, तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा राइट आंसर इसका क्या होगा। और हाँ फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ बी और डी लिखा मत कीजिए, इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करके बताइए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो सिर्फ और सिर्फ बी और डी लिख करके ऐसे मत बताया कीजिए, ठीक है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।